हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, जीवन की मौलिक इकाई। और इसमें आज हम पढ़ रहे हैं कोशिका अंगकों के बारे में, यानी कि जो सेल है, सेल यानी कि जो हमारी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की, यानी कि जिसकी वजह से ही लाइफ एग्जिस्ट करती है, इस सेल को बनाने वाले अंगक, यानी कि इसके जो सेल के अंदर प्रेजेंट है ऑर्गेनेलीज, उनके बारे में हमें सीखना है। तो अभी तक हमने अपनी पिछली क्लास में सीखा, जो सेल होती है उसकी जो आउटर कवरिंग होती है उसे कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। साथ ही सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस, जो एक सर्कुलर शेप प्रोमिनेंट एक सर्कल दिखाई दे रहा होता है, जिसके अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल, क्रोमोसोम, डीएनए। तो अब हम पढ़ेंगे आगे। साइटोप्लाज्म यहाँ सबसे पहले हम ले लेते हैं। कोशिका के अंदर जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ऊपर कवरिंग, तो उसके अंदर अब क्या चीज है, तो उसके अंदर एक फ्लूइड जैसा सब्सटेंस भरा होता है, सेमी फ्लूइड कह सकते हैं, जिसको कि कहा जाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर ही बाकी सारी ऑर्गेनेलीज धसी हुई होती हैं, एम्बेडेड होती हैं। तो मान लीजिए ये एक सेल है, सेल की कवरिंग है, तो इसके अंदर कोई सेमी लिक्विड भरा हुआ है। अब इसके अंदर ही कोई कोई ऑर्गेनेलीज अंदर ऐसे भरी हुई हैं, पड़ी हुई हैं। तो ये है मान लीजिए साइटोप्लाज्म। कोशिका में कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ एक द्रव होता है, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, यानी कि साइटोप्लाज्म। यह एक तरल पदार्थ होता है, लिक्विड सब्सटेंस है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कोशिकीय घटक होते हैं। तो इसी के अंदर बाकी और ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, यानी कि कोशिकीय घटक, जिससे कोशिका मिलकर बनी है ना, उसी को बोल दिया कोशिकीय घटक, यानी कि सेल्यूलर ऑर्गेनिज जो हैं, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिका के अंदर कोशिकांग विशिष्ट कार्य करते हैं। अब जो कोशिका है वो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ की। तो लाइफ तभी एग्जिस्ट करेगी जब सेल होगा। तो सेल में जो फंक्शंस चल रहे हैं, यानी किसी एक लिविंग के अंदर जो फंक्शंस चल रहे हैं, वो सारे सेल के अंदर भी चल रहे हैं। तो सेल के अंदर जितने भी फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं, उसके लिए जो इसको हेल्प कर रहे हैं ऑर्गन्स इसके, उसे कहा जाता है सेल ऑर्गेनेलीज, यानी कि कोशिकांग। तो कोशिकांग क्या कर रहे हैं? विशिष्ट कार्य कर रहे हैं। कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक को मिलाकर जीव द्रव्य कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? तो कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिलाकर जीव द्रव्य कहा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दें कि मान लीजिए ये सेल है, सेल में साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। बाकी सारी ऑर्गेनेलीज को हटा दो। आप क्या करो, सिर्फ साइटोप्लाज्म पे ध्यान दो और बीच में केंद्रक पे ध्यान दो। तो इन दो चीजों को मिला करके क्या कह रहे हैं? जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म। आगे बढ़ते हैं। कोशिका अंगक, अंतर्द्रवी जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टेट तथा रसधानी आदि महत्वपूर्ण कोशिका अंगक हैं। तो ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं क्लास 8 में। इन सारे ऑर्गेनेलीज के नेम्स आपने पहले भी सुने होंगे, क्लास 8 में ये चैप्टर था। तो अब हम इनको पढ़ेंगे डिटेल में। अंतर्द्रव्य जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जब हम सेल को देखते हैं, ध्यान से देखने पर हमें यहाँ न्यूक्लियस दिख रहा है। न्यूक्लियस के चारों ओर यहाँ पर ये फिंगर जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे होते हैं। कुछ के ऊपर डॉट्स लगे होते हैं, कुछ के ऊपर नहीं लगे होते हैं। तो ध्यान देंगे अगर, तो यहाँ पर जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसी से इस तरह फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स निकले हुए होते हैं। तो क्या हो रहा है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यही आगे जाकर के फोल्ड हो रही होती है। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यही बाहर ऐसे फोल्ड हो रही होती है, और फोल्ड हो के ऐसे वाले स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। कुछ के ऊपर डॉट्स प्रेजेंट है। तो जो ये फिंगर जैसे स्ट्रक्चर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फोल्ड होकर के बाहर बना रही है, इसी को बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि ER। अंतर्द्रव्य जालिका झिल्ली युक्त नालिकाओं तथा चादरों का एक बहुत बड़ा तंत्र होता है। तो ये ऐसे फोल्ड हो रखी है न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है, और उससे ये बना हुआ है। इसकी बनावट प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है। तो ये होता तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा ही है,
तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना है? लिपिड्स एंड प्रोटीन का। यह दो प्रकार की होती है, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका RER व चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका यानी कि SER। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या, जहां पर डॉट 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 प्रेजेंट है उन्हें कहा जा रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जहां पर ये नहीं प्रेजेंट है, स्मूथ है बिल्कुल, वहां उसको कहा जा रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कहां से आया, क्यों है, ये डॉट क्या है? ये डॉट हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स नाम की एक ऑर्गेनेली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लगी हुई होती है, यानी कि डॉट डॉट जो प्रेजेंट है ये हैं राइबोसोम्स, और इन्हीं की वजह से ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल दिया जाता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि इसके ऊपर खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका RER, इसके ऊपर राइबोसोम्स जुड़े होते हैं। राइबोसोम्स में प्रोटीन संश्लेषण होता है, तो राइबोसोम्स करते हैं प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाने का काम राइबोसोम्स करते हैं, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो राइबोसोम्स प्रेजेंट है ना, यही प्रोटीन फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। तो RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम संश्लेषित प्रोटीन को कोशिका झिल्ली के निर्माण में सहायता करता है। RER है वो प्रोटीन को कोशिका झिल्ली के निर्माण में सहायता करता है। तो यहाँ पर इसका जो फंक्शन है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन है वो हुआ प्रोटीन संश्लेषण, यानी कि ये प्रोटीन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब आ जाइए SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसपे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है। चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका, इसमें राइबोसोम नहीं होते, राइबोसोम्स नहीं है, देख लीजिए डायग्राम में भी नहीं है। यह वसा लिपिड अणुओं के निर्माण में सहायता करता है। तो ये क्या कर रहा है, वसा लिपिड यानी कि जो फैट्स बन रहे हैं ना सेल के अंदर, वो ये कर रहा है। तो प्रोटीन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन जो लिपिड्स यानी कि फैट्स जो बन रहे हैं उसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ प्रोटीन एवं वसा कोशिका झिल्ली के निर्माण में सहायक होते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवन जनन कहा जाता है। तो यहाँ पर कुछ प्रोटीन एंड फैट जो हैं वो कोशिका झिल्ली के निर्माण में सहायक होते हैं, यानी कि आपको पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो किससे बनी है, वो प्रोटीन और फैट से बनी है। फैट्स एंड प्रोटीन से हमारी सेल मेम्ब्रेन बनी होती है। तो सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन यूज हो रहा है वो कहाँ से बनेगा, वो कहाँ से आएगा, वो आएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। लेकिन वहाँ पर जो लिपिड्स चाहिए, जो लिपिड्स की जरूरत है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो कहाँ से आएगी, तो वो यहाँ से आएगी, वो आएगी SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। नेक्स्ट, अंतर्द्रव्य जालिका का कार्य क्या है। तो अभी हमने सीखा कि अंतर्द्रव्य जालिका दो तरह की है, RER SER। तो एक कर रही है, RER कर रही है प्रोटीन फॉर्मेशन, और जो SER है वो कर रही है लिपिड का फॉर्मेशन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड एंड प्रोटीन की जरूरत हुई, अब हमें पता है कि वो कहाँ से आते हैं, वो आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, अंतर्द्रव्य जालिका से। तो कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के बीच पदार्थों के परिवहन में भी ये मदद करती है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जैसे दिख रहा है ना, इस तरह से जाल जैसा, नेटवर्क जैसा फैला हुआ है। तो ये फैला हुआ नेटवर्क जो है ये पदार्थों के परिवहन में भी सहायता करता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। कोशिका में SER वसा तथा स्टेरॉइड्स के निर्माण में सहायता करता है। तो यहाँ पर फैट्स एंड प्रोटीन्स भी बन रहे हैं, साथ में कुछ पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन भी इनके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है गोल्जी उपकरण, गोल्जी एपरेटस, यानी कि गोल्जी एपरेटस भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह ही यहाँ साइटोप्लाज्म में इनसे जस्ट आगे पड़ा हुआ होता है। देखते हैं क्या होता है, ये डायग्राम आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये इस तरीके से नेट जैसा जो दिख रहा है, ये है गोल्जी एपरेटस। झिल्ली युक्त पुटिकाओं से बना हुआ होता है। ये वेसिकल्स हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड हैं, तो ये उनसे ही बना हुआ होता है। ये पुटिकाएं एक दूसरे के समानांतर स्थिर होती हैं, एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल, ऐसे स्टैक
पैरेलल प्रेजेंट होती हैं और उन्हें कुंडलियां कहा जाता है। गोल्जी उपकरण का संपर्क ईआर झिल्लियों से होता है। तो जहां भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा उसी के बिल्कुल नजदीक में गोल्जी अपरेटस भी प्रेजेंट होगा, संपर्क में रहती हैं। ईआर में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में एकत्र किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो भी सब्सटेंसेस ईआर में फॉर्मेशन हो रहा था, जिन सब्सटेंसेस का ईआर में फॉर्मेशन, आपको पता है कि क्या चीजें ईआर में बन रही हैं, ईआर में बन रहे हैं प्रोटीन्स, फैट्स, तो जो भी चीजें वहां बन रही हैं उनको भेजा जाता है गोल्जी अपरेटस के पास उनकी पैकेजिंग के लिए। तो गोल्जी उपकरण में एकत्र किए जाते हैं और कोशिका के भीतर व बाहर भेजे जाते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन कर रहा है? गोल्जी अपरेटस। पैकिंग का काम कौन कर रहा है? गोल्जी अपरेटस। किसी भी चीज को जब बनाएंगे तो उसकी प्रॉपर पैकिंग होगी, पैकिंग होने के बाद ही उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करेंगे, वरना बीच में तो खराब हो सकता है। तो वही पैकेजिंग का काम कर रही हैं गोल्जी बॉडीज। गोल्जी उपकरण में सामान्य शर्करा से जटिल शर्करा बनती है। तो यहाँ पर जो गोल्जी अपरेटस है इसमें जो सिंपल शुगर्स हैं उससे कॉम्प्लेक्स शुगर बनती हैं तथा लाइसोसोम का निर्माण भी किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लाइसोसोम्स हैं उनका निर्माण भी गोल्जी अपरेटस ही करता है, गोल्जी बॉडी ही करती है। अब लाइसोसोम क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है ये अभी से आप याद कर लीजिए। जी हाँ, गोल्जी अपरेटस। आइए लाइसोसोम समझते हैं। आप क्या है लाइसोसोम? लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। तो सेल है, सेल के अंदर बहुत सारी, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म में अलग अलग ऑर्गेनेलीज पड़ी हुई हैं। अब यहाँ पर अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही हैं, कुछ चीज़ें बन रही हैं, कुछ चीज़ें टूट रही हैं। तो इसी बीच में कुछ अपशिष्ट पदार्थ यानी कि वेस्ट मटेरियल भी बन जाता है। तो उस वेस्ट मटेरियल के पाचन का काम यानी कि उसको खत्म करने का काम कौन करता है? ये करता है लाइसोसोम। तो यहीं पर ये लाइसोसोम्स कुछ वेसिकल्स जैसी पड़ी होती हैं। तो लाइसोसोम ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जिनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो किसी भी चीज़ को आसानी से डाइजेस्ट कर देते हैं, इनका पाचन कर लेते हैं। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनके पास प्रेजेंट हैं और इसी वजह से ये हमारे लिए काम की भी चीज़ है कि कोई भी वेस्ट मटेरियल है वो इन तक पहुँचा दो, ये उसको खत्म कर देंगी, उसका पाचन कर लेंगी। कभी कभी जब सेल ही खराब हो गई है और सेल को ही डिस्ट्रॉय किया जाना जरूरी है, उस समय पर ये लाइसोसोम बस्ट करके, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है ना इनके अंदर, तो ये बस्ट अगर कर जाए, ये अगर फट जाए तो पूरी की पूरी सेल को ही डाइजेस्ट कर लेती हैं, यानी कि पूरी की पूरी सेल ही खत्म कर दी जाती है। अब ये किस कंडीशन में हो सकता है? हो सकता है किसी एक सेल में कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसी चीज वहां प्रेजेंट हो गई है जिससे कि बाकी सेल्स को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो उस केस में जो ये लाइसोसोम्स हैं ये फट जाते हैं, जो इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो पूरी की पूरी सेल को ही डाइजेस्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से इन सेल्स को सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। जो ये सुसाइडल बैग है इसका काम क्या है कि ये बर्स्ट करेंगे और पूरी सेल को ही डाइजेस्ट कर देंगे। तो ये सुसाइडल बैग इसलिए इनको कहा जाता है। पढ़ते हैं। बाहरी पदार्थों और कोशिका अंगों को पचाने का कार्य करती हैं। इसमें बहुत सक्रिय पाचनकारी एंजाइम्स यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करने में सक्षम होते हैं। कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाने पर लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम कोशिका को पचा लेते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, यानी कि सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया नेक्स्ट ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया। इस कोशिका को ऊर्जा घर भी कहा जाता है। इस कोशिका को ऊर्जा घर भी कहा जाता है, यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल। ये आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, आई होप आपको ये याद भी होगा कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं। तो पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। जीवन के लिए आवश्यक रासायनिक क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जीवन के लिए आवश्यक रासायनिक क्रियाएं चलती रहती हैं, यानी कि इसमें बनती है एनर्जी। इसको समझ लेते हैं एक बार ध्यान से कि बच्चों, हम जो खाना खाते हैं वो हमारा कहाँ जा रहा है? स्टमक में। वहां से डाइजेस्ट हो गया, अब जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट है, वहां पे खाना एब्जॉर्ब हो रहा है, यानी कि कहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना एब्जॉर्ब हो गया। वहां से ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी की हर एक सेल में ये डाइजेस्टेड फूड, यानी कि जो ग्लूकोज है ना, कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपल फूड में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज फॉर्म में खाना आया। अब ये सिंपल फूड ब्लड के थ्रू बॉडी की हर एक सेल को दिया जा रहा है। बॉडी की हर एक सेल इसको यूटिलाइज करके एनर्जी बना रही है। अब हम जो सांस ले रहे हैं वो भी हमारा सारा का सारा जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के थ्रू हर
एक सेल को दिया जा रहा है। तो हर एक सेल को ये दो चीज़ें दी जा रही हैं, एक तो ग्लूकोज और एक ऑक्सीजन। तो ये दोनों ही चीज़ें मिलकर के क्या बना रही हैं? एनर्जी बना रही हैं। हमारे जीवन के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो बना रही हैं। तो जो एनर्जी बनाने का काम है वो सेल जो है सेल के अंदर ही तो हो रहा है, लेकिन सेल के अंदर कौन रहा है, कौन कर रहा है एनर्जी का फॉर्मेशन? वो कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि अल्टीमेटली अगर बात करें तो खाना और ऑक्सीजन कहाँ तक पहुंचाया गया? यहाँ तक। तो इसी वजह से इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि यही एनर्जी का फॉर्मेशन कर रहा है एटीपी की फॉर्म में। पढ़ते हैं एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा उत्पादन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एटीपी का फॉर्मेशन करता है। एटीपी कोशिका की ऊर्जा मुद्रा होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होती है। तो अभी तक हमने बात की थी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उनमें झिल्ली वाली कोई कोशिकांग प्रेजेंट नहीं है, बट यहाँ हम कह रहे हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी झिल्ली थी, भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकल रही थी। अब यहाँ पर हम फिर कह रहे हैं गोल्जी बॉडी में भी थी, और अब हम यहाँ कह रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी झिल्ली प्रेजेंट है। तो बाहरी झिल्ली चिकनी होती है, यहाँ पर दो झिल्ली हैं। बाहरी झिल्ली तो चिकनी होती है, लेकिन भीतरी झिल्ली अधिक वलयित फोल्डेड होती है। तो ये देखिए, ये यहाँ से पूरी स्मूथ दिख रही है, लेकिन जो अंदर वाली है ये झिल्ली फोल्डेड है। तो यहाँ पर ऐसे देख लीजिए कि मान लीजिए ये बाहर वाली दो झिल्ली अगर प्रेजेंट है तो बाहर वाली तो ऐसे स्मूथ है, लेकिन अंदर वाली कुछ इस तरीके से फोल्डेड है। तो अंदर वाली फोल्डेड प्रेजेंट है। अब यहाँ पर ही अंदर वाली झिल्ली पे ही एटीपी फॉर्मेशन चल रहा होता है, यानी कि एनर्जी, ऊर्जा का निर्माण चल रहा होता है, और इसी वजह से पावर हाउस ऑफ द सेल इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स की खासियत क्या है, आइए बात करते हैं। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी कि केवल प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो क्रोमो वर्ड जब भी सुनेंगे ना तो दिमाग में आना चाहिए कलर। तो क्रोमोप्लास्ट यानी कि रंगीले प्लास्टिड्स, ऐसे कलरफुल प्लास्टिड्स होते हैं ये। और दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट, ये रंगहीन होते हैं, यानी कि जिनमें कलर प्रेजेंट नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का प्लास्टिड है, यानी कि पादप में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो आप जानते हैं कि प्लांट जो करते हैं, प्लांट जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। वो कौन सी प्रोसेस है जिसके थ्रू ये अपना खाना बना पाते हैं? प्लांट्स फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही अपना खाना खुद बना पाते हैं। तो इनके पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से अपना खाना खुद बना लेते हैं? क्या हमारी बॉडी, हमारे पास भी तो सेल है, हमारी सेल में भी तो ये खाना बन सकता है, लेकिन क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि प्लांट्स के पास ये प्लास्टिड्स हैं, और प्लास्टिड्स में भी कौन से वाले? क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट जो हैं उनके पास है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण में इनकी मदद कर रहा है। क्या कर रहा है? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पा रहा है। तो हम ये नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास क्रोमोप्लास्ट नहीं है, बट प्लांट्स के पास है। तो प्लांट्स प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाते हैं। प्लास्टिड की आंतरिक संरचना में झिल्ली युक्त स्ट्रोमा और थाइलेकॉइड्स होते हैं। प्लास्टिड्स में अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। अब क्या क्या होते हैं ये हम समझेंगे। ल्यूकोप्लास्ट फिर क्या करते हैं? रंगहीन प्लास्टिड्स क्या करते हैं? तो ये करते हैं स्टोरेज का काम। तो सेल जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर जो फूड स्टोर हो रहा है, जो हम खाते हैं अलग अलग चीजें, वो कहाँ पे कैसे प्लांट्स उनको स्टोर कर पा रहा है? क्योंकि उनके पास ये ल्यूकोप्लास्ट हैं, तो इसलिए वो बने हुए खाने को स्टोर भी कर लेते हैं इजीली सेल के अंदर। तो ये ल्यूकोप्लास्ट का काम है स्टोरेज का, और क्लोरोप्लास्ट का काम है फोटोसिंथेसिस का। तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट जो है इसके पास प्रेजेंट है एक स्पेशल चीज। वो क्या है? क्लोरोफिल। तो आइए देखते हैं कि ये क्या स्ट्रक्चर दिया गया है। ये स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का, और अगर हम ध्यान से क्लोरोप्लास्ट को देखें, एक गोल गोल सी संरचना है, इसको कट करके दिखाया गया है कि अंदर इसके क्या है। आइए देखते हैं। यहाँ पर दो मेम्ब्रेन है। पहले तो यही ध्यान दीजिए कि मेम्ब्रेन कितनी है? डबल। एक्सटर्नल मेम्ब्रेन यानी कि बाहरी मेम्ब्रेन, इंटरनल मेम्ब्रेन यानी कि आंतरिक मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन यहाँ हो गई। अब इसके बाद इंटरनल मेम्ब्रेन स्पेस भी यहाँ प्रेजेंट है, दो मेम्ब्रेन के बीच में ये भी है। अब यहाँ पर ध्यान दे अगर, तो ये कुछ सिक्के जैसे रखे हुए हैं, कॉइन्स जैसे एक साथ रखे गए हैं, इनको बोला जाता है ग्रैनम। यहाँ पर जो ये वाला स्पेस है जहाँ पर ये है प्रेजेंट, ये खाली जगह जो होगी उसको बोला जाता है स्ट्रोमा। तो
स्ट्रोमा में ही ग्रैनम प्रेजेंट है। अब इसके बाद यहाँ पर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है, इसके पास अपने राइबोसोम्स अलग हैं, यानी कि ऑर्गेनेली के अंदर ऑर्गेनेली, यस ऑर्गेनेली के अंदर ही ऑर्गेनेली प्रेजेंट है, यानी कि राइबोसोम खुद एक ऑर्गेनेली है, लेकिन ये कौन सी ऑर्गेनेली के अंदर मिल रही है? क्लोरोप्लास्ट में मिल रही है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलते हैं राइबोसोम्स, ये भी आप ध्यान रखेंगे। वापस आते हैं, क्लोरोप्लास्ट के पास अपना खुद का डीएनए होता है, यहाँ पर दिखाया गया है डीएनए प्रेजेंट है। तो इस तरीके का ये स्ट्रक्चर होता है। जो ग्रैनम है इसको ही जब एक सिंगल ये थाइलाकॉइड आप देखें तो इसी को यहाँ पर थाइलाकॉइड दिखाया गया है कि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, थाइलाकॉइड है। ये जो सिक्के जैसी संरचनाएं दिख रही हैं थाइलाकॉइड, और इनसे मिलकर के ग्रैनम बनता है, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्ट्रोमा में। तो प्लास्टिड्स की आंतरिक संरचना में झिल्ली युक्त स्ट्रोमा और थाइलाकॉइड होते हैं। प्लास्टिड्स में अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से ऑर्गेनेलीज हैं जिनके पास दूसरे ऑर्गेनेली उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इनके पास राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और साथ ही इनके पास अपना खुद का डीएनए भी प्रेजेंट होता है। आगे बढ़ते हैं, तो सेल्स के अंदर कुछ वैक्यूल्स यानी कि रसधानियां भी प्रेजेंट होती हैं। ठोस एवं तरल पदार्थों को, सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंसेस को ये स्टोर करके रखती हैं। पादप कोशिकाओं में ये अधिक विकसित होती हैं। विकसित होने का मतलब क्या हुआ कि प्लांट्स जो सेल्स हैं उनमें जो वैक्यूल्स हैं, प्लांट सेल्स में जो वैक्यूल्स हैं ये ज़्यादा डेवलप्ड होती हैं, यानी कि साइज में थोड़ी बड़ी होती हैं, आकार में बड़ी होती हैं। ये कोशिका को आकार बनाए रखने में सहायता करती हैं। वेरी गुड। रसधानियां कोशिकाओं को स्थिरता तथा कठोरता प्रदान करती हैं। इनमें पौधों के लिए आवश्यक पदार्थ जैसे अमीनो अम्ल, शर्करा, कार्बनिक अम्ल, कुछ प्रोटीन संग्रहित रहते हैं। तो अलग अलग सब्सटेंसेस को स्टोर कर सकती हैं। एमिनो एसिड्स, शुगर्स, कार्बनिक एसिड्स को और प्रोटीन्स को ये वैक्यूल्स जो हैं वो स्टोर करके रखती हैं। तो प्लांट्स में इनका काम थोड़ा ज़्यादा रहता है, इसलिए वहाँ ज़्यादा डेवलप है, इनका आकार थोड़ा बड़ा है, तो इसीलिए इजीली सब्सटेंसेस जो हैं वो ये स्टोर करके रखती हैं। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।